मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए जी, जो हमारे PYQ के सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है पेपर 2 की, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हमारा ईयर है 2021, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 43 तक हम सारे सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए जी, पहले क्वेश्चन को लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1 है ए मिनिमम वेरियंस बाउंड अनबायस्ड एस्टिमेटर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरियंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। मींस MVBUE implies MVUE। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मुझे यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि MVBUE पहले एग्जिस्ट करना चाहिए। तो MVBUE मेरे बच्चों बहुत बार ऐसा होता है जब एग्जिस्ट नहीं करता। आपने देखा होगा जब हम पढ़ाते हैं तो ऐसा करते हैं कि MVBUE एग्जिस्ट होगा इफ एंड ओनली इफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो MVBUE एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब MVBUE एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो MVUE होगा, ये तो कहीं से कहीं तक भी गारंटी नहीं है, ठीक। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या दिया है कि MVBUE इज ऑलवेज MVUE। तो थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है। तो या तो हो सकता है कि एग्जामिनर ये मान के चल रहा हो कि जब हमने कह दिया कि MVBUE इज ऑलवेज द MVUE, तो हम मान के चल रहे हैं कि MVBUE एग्जिस्ट कर रहा है। समझ लो ना। लेकिन थोड़ा सा डाउट मेरे माइंड में अभी भी है। उनको लिखना चाहिए था प्रोवाइडेड दैट MVBUE एग्जिस्ट। चलिए खैर, अभी मैं इसको सही नहीं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, होल्ड पे कर दीजिए, देखते हैं क्या ऑप्शन बन सकता है। अगला है ए MVBUE ऑफ द पैरामीटर थीटा मस्ट बी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ थीटा। ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि MVBUE तभी एग्जिस्ट करता है जब इफ एंड ओनली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट एंड दिस मस्ट बी द फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। नो प्रॉब्लम। तीसरा है क्या MVUE इज ऑलवेज MVBUE? बिल्कुल नहीं, क्योंकि MVUE का मतलब होता है यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरियंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। MVBUE का मतलब होता है कि ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर जो क्रॉमर राय के लोअर बाउंड को अचीव करता है। तो MVBUE वो बने ऐसा जरूरी नहीं होता बच्चों। डीप डिस्कशन हम अपनी क्लासेस में करते हैं, यहां नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत अच्छे से आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है बिल्कुल भी। हाँ, अगर वो इस टाइप के कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो एक अलग चीज है। तो ये कंफर्म। अब अगर हम देखें, सेकंड वाला कंफर्म ट्रू है तो, और थर्ड वाला ट्रू नहीं है, ठीक है। तो थर्ड वाला ट्रू नहीं है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि थर्ड ट्रू नहीं है हमने बता दिया। तो ले दे के पहले वाला ऑप्शन बचता है ए, और उसमें ए इंक्लूड है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो मैंने अभी क्या बोला था, वो मान के चल रहा है कि जब हम MVBUE लिख रहे हैं तो वो एग्जिस्ट करता ही होगा। तो बच्चों ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं, मतलब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है that x1, x2, xn be a random sample from Kochi population. This one consider the following statement. Sample mean is sufficient estimator for theta? No. ठीक है, क्योंकि कोच्चि के केस में अगर आप सैंपल मीन को देखें तो कोच्चि का जो सैंपल मीन होता है वो भी मेरे बच्चों कोच्चि को ही फॉलो करेगा। अगर आप यहां पे देखें थोड़ा सा कि भाई f(x) ये दिया है और सैंपल का अगर आप मीन बनाए तो कोच्चि का मीन भी कोच्चि को ही फॉलो करता है। तो f(x) बार भी बिल्कुल सेम बनेगा, 1/π ब्रैकेट 1 प्लस x बार माइनस के थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब अगर आपको यहां पे एक फिनोमिना सेटअप करना हो लाइक सफिशिएंसी के लिए, तो सफिशिएंट एस्टिमेटर इस केस में लाइक्लीहुड जो फंक्शन बनेगा वो कैन नॉट बी स्प्लिट एज वन फंक्शन ऑफ x बार एंड थीटा एंड सब फंक्शन ऑफ xi नहीं बनता है। दैट्स व्हाई सफिशिएंट एस्टिमेटर डज नॉट एग्जिस्ट। कोच्चि के बारे में ये कहा भी जाता है कि कोच्चि एक ऐसा बदनसीब डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता।
तो जहां भी कोई ये पूछे कि भाई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बताइए जिसका ये नहीं होता, बोलो कोची। अगर आपको पता नहीं है तो खैर आगे आगे चलते हैं। सैंपल मीन इज ए मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर ऑफ थीटा नो, क्योंकि ये चीज अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करी है कि मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट, और जब यहां सफिशिएंट नहीं करता तो MVBUE भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बच्चों। बिल्कुल सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूं, है ना। इतनी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैं और डिफरेंट वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। क्या है? इफ x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विद पैरामीटर लैम्डा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है लैम्डा का फॉर लार्ज एन बार्स। अब आप समझ जाइए, देखिए जब भी आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं किसी भी पैरामीटर का, तो बहुत सारे केसेस हमने पढ़े हैं, लेकिन वो जो केसेस होते हैं या तो वो नॉर्मल के होते हैं, या तो टी के, या तो काई स्क्वायर के, या तो एफ के, इसके अलावा नहीं होते। यहां पे क्या पॉपुलेशन दिया है? पॉइजन। लेकिन आपको पता है कि दुनिया का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशनल बिहेवियर हो, उसका स्टैंडर्ड एज एन लार्ज एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी नॉर्मल को फॉलो करने लग जाता है बाय द CMT। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसीलिए जब भी वो इस टाइप की पॉपुलेशन देता है जो नॉर्मल नहीं है, टी नहीं है, एफ नहीं है, काई स्क्वायर नहीं है, ऐसी नहीं बन रही, तो वो हमेशा ना सैंपल को लार्ज लिख देता। तो आप समझ लेना क्या काम होने वाला है। जो भी स्टैटिस्टिक्स आप इस्तेमाल करोगे उसका मीन कैलकुलेट कर लेना, उसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना, समझ गए, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के नॉर्मल को फॉलो करवा के आप काम कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखें तो कम से कम इतना आपको जानकारी होगी कि जो x बार होता है सैंपल का मीन, वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है किसका? लैम्डा का, समझ गए। क्योंकि आपको एक पॉइंट एस्टिमेटर चाहिए होगा लैम्डा का इंटरवल एस्टिमेटर निकालने के लिए, तो मैंने x बार सजेस्ट कर दिया। ठीक, अब अगर मैं देखूं एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार, मुझे बताइए वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x के बराबर होती है तो लैम्डा। मैं अगर पूछूं वेरिएंस ऑफ x बार बताइए, समझ गए ना भाई, तो वो होता है वेरिएंस ऑफ x अपॉन n विच इज लैम्डा अपॉन n। मैंने ये चीज आपको थोड़ा सा समझाई, ठीक है, सिंपल है बच्चों। अब अगर हम देखें कि भाई x बार माइनस के लैम्डा अपॉन वेरिएंस ऑफ x बार, अगर मैं पूछूं आपसे, या वेरिएंस ऑफ x बार की यहां पे नीड नहीं है आपको, आप छोड़ दीजिए इसको। जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मेरा बनता है बच्चों, वो बनता है नॉर्मल के केस में x बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट n। ये आपको कंफर्म याद होगा। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है जो भी मेरी पॉपुलेशन है, अंडर रूट n है, जेड अल्फा बाई 2 आपको पता है, तो कितना है? 95% कॉन्फिडेंस है, तो किसका हो जाएगा? x बार प्लस माइनस 1.96। अब ये जो सिग्मा है ना मेरे बच्चों, अगर आप देखें सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली लैम्डा के बराबर था। क्यों था सिग्मा स्क्वायर लैम्डा के बराबर? क्योंकि जो सिग्मा स्क्वायर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरी ओरिजिनल पॉपुलेशन का। ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है? पॉइजन लैम्डा, तो उसका जो वैरिएंस होगा वो लैम्डा के बराबर होगा। अब यहाँ पे लैम्डा तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके प्लेस पे इसका एस्टिमेटर आप डालेंगे, तो इसका जो एस्टिमेटर होगा यानी कि सिग्मा है विच इज अंडर रूट ऑफ लैम्डा है, ऑब्वियसली बात है लैम्डा का भी एस्टिमेटर आएगा, तो सिग्मा है इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x बार। समझ गए भाई? और जैसे अंडर रूट ऑफ x बार डालूंगा सिग्मा के प्लेस पे, तो जो मेरी वैल्यू मिलेगी अंडर द रूट वो x बार बाई n। दैट्स इट, सिंपल है बिल्कुल। तो देखो जरा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग काम कैसे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर टेस्टिंग ए सिंपल नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट ए सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस द टेस्ट इज अनबायस्ड। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, रूल कई बार बता रखा है, अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर ऑप्शन को आप गौर से देखें
तो लेस देन इक्वल टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात बता दूं बच्चों, अगर कोई चीज लेस देन इक्वल टू 1 पे ट्रू है, वैलिड है, तो कन्फर्म वही चीज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 पे भी वैलिड होगी और सेपरेटली अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 पे भी वैलिड होगी। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। अब आप देखें तो यहां पे ये वाली जो कंडीशन है यहां पे सेटिस्फाई हो रही है, बी ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो रही है। तो मेरे बच्चों बी ऑप्शन इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहां पे एक चीज बता दूं मैं आपको, देखिए अगर वो दो ऑप्शन क्रिएट करता, लेस देन एक ऑप्शन होता, ऐसे ऑप्शन होता अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 और एक ऑप्शन होता अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, समझिएगा। तो मेरे बच्चों ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होता देन दिस वन। अब यहां पे इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस यही टेस्ट है, तो फिर भी मैंने समझा दिया कि एक्चुअल रूल ये है, बट अगर वो लेस देन लिख रहा है या इक्वल लिख रहा है और बाकी कुछ नहीं है तो माना जाएगा। हाँ, अगर वो एक ऑप्शन ये दे दे और एक ऑप्शन लेस देन इक्वल टू दे दे, बिल्कुल दे सकता है भाई, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, तब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं रहेगा। तो आप ये मत सोचना कि सुधीर सर उस दिन तो आपने अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 कर दिया था, मैंने अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर आंसर सेट होते हैं, मतलब सेट मतलब डिसीजन वहां से लिए जाते हैं। चलिए खैर मेरे बच्चों, होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं आपको अच्छा समझा पा रहा हूँ। बस एक छोटी सी बात है आपके साथ, एक नया बैच बच्चों हमारा थर्ड बैच स्टार्ट हो रहा है। थर्ड बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई 2024 से सैटरडे 1 PM टू 3 PM फॉर ISS। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हैं, सेम टाइप पे चलेगी। ऑनलाइन क्लासेस आपको जूम लिंक भेजा जाएगा, ऑफलाइन आप ऑफिस आ सकते हैं, दिल्ली हडसन लैन में हमारा कोचिंग है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंफर्म एक बार डेमो जरूर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।